नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक ख़ास दिन है क्योंकि ये अवसर है बीएसएफ यानी इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के स्थापना दिवस का। और इस अवसर पर हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल श्री पंकज कुमार सिंह। धन्यवाद। बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, तो ये कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है? देखिए, बीएसएफ मूलतः 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको उद्देश्य दिया गया था कि जो तत्कालीन जो पाकिस्तान से भारत की जो सीमा मिलती है, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान, उसकी सीमा से और किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि अक्रॉस ना हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, इन्फिल्ट्रेशन हो या गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हो, उससे अपने देश को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये इसका सृजन हुआ था। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो एक तरफ पूर्वी कमान में ये समझ लीजिए कि पूरा बांग्लादेश का लैंड बॉर्डर यानी कि 4100 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर जो बीएसएफ को दिया गया, और पश्चिमी कमान यानी कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो लगभग 2300 किलोमीटर का है। इससे भारत की सुरक्षा करने का दायित्व बीएसएफ को दिया गया। आपने बात की इसकी स्थापना जब हुई तो उस वक्त इट वाज अ वेरी स्मॉल फोर्स, शायद 25 बटालियन या थे। अब तो इट्स बिकम मैसिव। जी हाँ। सो व्हाट डज दिस ग्रोथ मीन? 1965 में जब इसका सृजन किया गया तो एक स्पेशलाइज्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में किया गया था जी। और स्पेशलाइज्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का चूंकि जब स्थापना हुई तो एकदम से फोर्स तो नहीं बढ़ सकती है, तो बड़ी गिनी चुनी बटालियंस कुछ राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी से ली गई, कुछ पंजाब आर्म्ड पुलिस से ली गई, कुछ स्पेशल आर्म्ड फोर्स मध्य प्रदेश से ली गई। इनको मिलू के करीब 25 बटालियन से इसका सृजन किया गया। और जब देखा गया कि इसका कार्य काफ़ी वृहद है, काफ़ी बड़ा है, पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की सुरक्षा करना है, आज का बांग्लादेश और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, तब रियलाइज़ किया कि नहीं, शायद जिस प्रकार की गतिविधियां और जिस प्रकार का हमको ख़तरा है दूसरे दुश्मन के से और इस बॉर्डर पे जिस प्रकार गतिविधियां होती है, शायद इस फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो 25 बटालियन, यदि आप एवरेज माने तो 1000 व्यक्ति, तो 25,000 व्यक्ति की फोर्स से शुरुआत होकर के आज ये 192 बटालियंस फोर्स हैं और इसकी टोटल स्ट्रेंथ करीब 2,65,000 हो गई है। बहुत ही बड़ी फोर्स है ये, तो शायद दुनिया में सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। जी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की यदि हम तुलना करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो करीबन 6,400 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर और रिवराइन बॉर्डर को गार्ड करती है। लेकिन इतने सालों में इसका जो रोल है वो भी चेंज हुआ है। बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ ये देश के अंदर भी जो किसी तरह के इश्यूज आते हैं तो उसमें भी तो ये डिप्लॉय होते हैं। जी बिल्कुल। बॉर्डर गार्डिंग के अलावा आज यदि हम बात करें तो एक बड़ी संख्या में नक्सल विरोधी अभियान जो हमारा है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश और उड़ीसा प्रदेश में करीब हमारे 17-18 हज़ार व्यक्ति नक्सल विरोधी अभियान में लगे हुए हैं। इसके अलावा देश में जहाँ जहाँ भी समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं व्यवस्था की स्थिति होती है, क्या वो कश्मीर हो, क्या यूपी का कुंभ हो या कोई भी अन्यत्र स्थान हो, वहाँ भी समय समय पर बीएसएफ को भेजा जाता है ताकि वो स्टेट पुलिस की इमदाद करे, उसको और सशक्त करे और एक प्रोफेशनल जो आउटलुक है उसको लेके जाए और अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से अंजाम दे। जैसे जैसे फोर्स बड़ी है, इवॉल्व हुई है, दुनिया भी इवॉल्व हो रही है, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसका इस्तेमाल बीएसएफ में कैसे हो रहा है? ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, क्या बॉर्डर पे सर्वेलेंस की बात हो, क्या इन्फिल्ट्रेशन रोकने की बात हो, जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो सर्वेलेंस डिवाइसेस में हो, चाहे वो अंडरग्राउंड की बात हो या ऊपर से ड्रोन्स की बात हो, हम हर बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मैं शायद केवल इतना ही बता पाऊँगा, बट बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी और उसी में इनोवेट करते हुए। और अच्छी बात यहाँ ये है कि कई टेक्नोलॉजीज़ जो बड़ी सफल हुई हैं और बड़ी कारगर सिद्ध हुई हैं, हमारे अपने व्यक्तियों ने उसको डिज़ाइन किया है, हमारे अपने व्यक्तियों ने लगाया है और अपने व्यक्ति उसको मेंटेन भी करते हैं। क्योंकि कई बार यदि हम विदेशी टेक्नोलॉजी ले लें तो देखने में और पहले इस्तेमाल करने में तो अच्छी लगती हैं, पर जहाँ बिगड़ती हैं, जहाँ रिपेयर की बात आती है तो काफ़ी समय लगता है, कॉस्ट लगती है और फिर वो एक डाउन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अपने प्रधानमंत्री जी का भी जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है,
शायद मेक इन इंडिया में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और सर्वेलेंस हमारी बहुत अच्छी से अच्छी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना, अवांछनीय व्यक्तियों की घुसपैठ की चेष्टा को हम अवश्य ही विफल करेंगे। जिस तरह से बीएसएफ के जवान होते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, हमको मालूम है कि बॉर्डर्स को जब वो गार्ड करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज करेज, देयर इज वैलर, देयर इज आल्सो सर्टेन रूथलेसनेस कि दुश्मन है तो उससे देश को बचाना ही है। लेकिन जब हम देश के अंदर की जो ये गतिविधियां होती हैं, जैसे नक्सल्स के साथ लड़ना है या दूसरी बातें होती हैं, तो वो अपने लोग होते हैं, तो उसमें उनको किस तरह से सेंसिटाइज किया जाता है ताकि आपने बिल्कुल सही कहा। बॉर्डर पे जब भी कोई कार्रवाई होती है तो बॉर्डर के उस तरफ से जो भी व्यक्ति गलत तरीके से गलत गतिविधि करने आ रहे हैं वो एक दुश्मन होता है जी। और जब भी हम स्टेट के अंदर यानी भारत देश के अंदर डिप्लॉयड होते हैं तो वो हमारा अपना व्यक्ति होते हैं, शायद गलत राह पे चलने वाला या गलत दिशा देखने वाला या एक कुछ उसको गलत फहमी होती है। तो इसके लिए जब भी हमारी कोई भी बटालियन यूनिट जब भी बॉर्डर से नक्सल विरोधी अभियान में या लॉ एंड ऑर्डर में जाती है, ख़ासतौर से नक्सल, तो उसका 1 महीने का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा। कि हम उसको ओरिएंट करें, यहाँ ज़मीनी हालात ये हैं, यहाँ के लोग इस प्रकार के हैं, इस प्रकार का यहाँ खतरा है, यहाँ हर व्यक्ति सामने आने वाला दुश्मन नहीं है। इस प्रकार के ओरिएंटेशन के पश्चात ही उसको डिप्लॉय किया जाता है। अन्यथा व्यक्ति यदि एक किसी बॉर्डर से आएगा और वही समझ के दूसरे बॉर्डर में चला जाएगा तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे यदि हम पाकिस्तान का बॉर्डर बनाएं तो बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट और हार्ड बॉर्डर है, वहाँ दूसरे तरफ की गतिविधियाँ काफ़ी हद तक अवांछनीय होती हैं। किंतु यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो कुछ हद तक हाँ क्रिमिनल्स हैं, स्मगलर्स हैं जो गलत काम करते हैं, पर काफ़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, जो शरणार्थी हैं, जो किसी कारण विशेष से अपना मेडिकल कराने, अपने काम धंधे की खोज में भारत की तरफ आते हैं। तो उनकी तरफ आप वही एटीट्यूड नहीं रख सकते जो दुश्मन के प्रति। तो काफ़ी ट्रेनिंग, काफ़ी उनको बार बार समझाइश और काफ़ी ओरिएंटेशन उनका किया जाता है ताकि वो अपने जो रोल उनको दिया गया है, जो उद्देश्य दिया गया है, उसकी पूर्ति कानून के दायरे में रह के करें। अच्छा, बॉर्डर्स की क्योंकि बात हो रही है तो ये जो 2 बॉर्डर्स हैं, इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश, इसकी जो टेरेन है वो बहुत वेरीड है। एक तरफ तो जैसलमेर है, डेजर्ट है, मौसम का फ़र्क है, तो एक्लामेटाइज कैसे होते हैं जो जवान होते हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है? सही कहा आपने। यदि हम केवल वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो आप शुरू करिए कश्मीर से, बिल्कुल, जहाँ बर्फ़, उसके बाद जम्मू, बर्फ़ ख़त्म हुई, पंजाब, लहलहाते खेत, तत्पश्चात राजस्थान जहाँ बिल्कुल धोरे और जिस प्रकार के सैंड ड्यून्स, और गुजरात जाइए तो क्रीक एरिया या रण का एरिया जो बिल्कुल ही अलग दलदली एरिया है, बिल्कुल ही अलग है। तो आपका कहना सही है कि जैसे राजस्थान के ड्यूटी देते देते जब फोर्स यदि कश्मीर जाती है तो हम इस तरह से करते हैं कि यदि हम जैसे राजस्थान को एक सॉफ्ट एरिया मान लें, राजस्थान गुजरात एक सॉफ्ट एरिया है, तो वहाँ से जब बटालियन 2 साल 3 साल कर लेती है उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं कश्मीर में या बॉम्बे, एक जिसको हम एक हार्ड एरिया कहते हैं, ताकि हर बटालियन का एक सिलसिलेवार हार्ड एरिया, सॉफ्ट एरिया, हार्ड एरिया, सॉफ्ट, ताकि उसको भी कुछ रिलीफ मिले, आने जाने, अपने घर आने जाने में आसानी हो, और थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो मेरे ख्याल से एक बॉडी एक बार फिर हार्ड ड्यूटी के लिए रिचार्ज हो जाती है। तो इस तरह के एक हमने साइकिल बना रखा है और बटालियन इस तरह हार्ड सॉफ्ट इस तरह से करती रहती है। बॉडी के साथ साथ माइंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोल्जर है, यूनिफॉर्म में है, दुश्मन के लिए तत्पर है, कहीं अकेलापन, कहीं किसी तरह का डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी फैमिली से महीनों के लिए दूर रहते हैं, तो उसके लिए व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन डू देन? देखिए, आपने सही कहा, जब बॉर्डर पे ड्यूटी रहती है तो आपको पता नहीं परिवार में क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी नौकरी लगी नहीं लगी, परिवार में कोई जैसा कि नॉर्मल है, सास ससुर, ये रिश्तेदार नातेदार, भाई बहन, चाचा ताऊ भतीजा, किसी न किसी से परेशानी हो सकती है। परेशानी फैमिली की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। कई बार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हाँ, आदमी जहाँ दूर रहता है उसके दिमाग में टेंशन, परेशानी और किसी प्रकार का भी अवसाद आना काफ़ी नेचुरल है। तो हम रेगुलर काउंसलिंग करते रहते हैं। हमारे जितने भी सिपाही हैं
उनको हम एक बड़ी पेयर के तौर पे रखते हैं। उसका एक ना एक बड़ी रहता है जो हमेशा उसके साथ रहता है। 2 सिपाही साथ, ड्यूटी जाएंगे साथ, रहेंगे साथ, खाना खाएंगे साथ, तो ताकि अपनी कोई भी दिक्कत परेशानी हो वो एक किसी न किसी व्यक्ति से शेयर अवश्य कर सके। उसी तरह हमने बार बार जाके ये भी इंसिस्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को छुट्टी जाने से मना नहीं किया जाए। ये बात सही है कि हर व्यक्ति दिवाली पे नहीं जा सकता, हर व्यक्ति दशहरे पे नहीं जा सकता, किंतु यदि परिवार में कोई परेशानी है, माँ बाप बीमार हैं, किसी के शादी ब्याह है, तो उसको छुट्टी जाने से मना नहीं किया जाए। मसलन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगभग अभी तक 30-40 बॉर्डर आउटपोस्ट पे होके आया हूँ और मैंने वहाँ एक ही सवाल किया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी पिछले साल पूरी छुट्टी काट के नहीं आया? तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे 30-40 जगहों पे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने पूरी छुट्टी नहीं काटी थी। अच्छा, यानी हर व्यक्ति पूरी छुट्टी गया। और हम इंसिस्ट करते हैं कि छुट्टी आदमी पूरा काटे ताकि परिवार को भी संभाले और अपनी ड्यूटी भी करे। जो आदमी परिवार से परेशान रहेगा शायद वो ड्यूटी में भी कभी मन लगा के नहीं कर सकता है। ये बात सही है कि कई बार टेंशन, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और मैं तो यहाँ भी कहूँगा कि एक टेक्नोलॉजी का एक फ्लिप साइड है। कई बार पहले पुराने ज़माने में जब एक प्रॉब्लम घर पे थी, चिट्ठी आती थी, जब तक चिट्ठी लौटती थी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। आज जब व्यक्ति प्रॉब्लम घर पे सॉल्व करके आया है और विद इन नो टाइम, जैसे ही पहुंचा नहीं, व्हाट्सएप कॉल, फोन, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, ये हुआ वो हुआ, आदमी परेशान हो जाता है कई बार। और हाँ, कुछ केसेस में फिर वो एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि किसी न किसी प्रकार की शेयरिंग अवश्य की जाए। हमने कुछ टेलीफोन लाइंस भी लगा रखी हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम किसी न किसी को बता सके। अफसरों को भी सेंसिटाइज किया गया है कि थोड़ा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति कम बोल रहा हो, परेशान लग रहा हो लौटने के बाद या को, तो उससे किया जाए। छुट्टी आने या जाने वालों से भी पूछा जाता है, घर क्यों जा रहे हो, क्या कोई कारण विशेष है या वैसे ही परिवार संभालने जा रहे हो? तो उससे भी कभी कभी अंदाज़ा लग जाता है कि किस प्रकार की स्थिति से व्यक्ति गुजर रहा है, तो उसको भी उस प्रकार से टैकल किया जाए। और जिस जगह वो पोस्टेड है वहाँ की भी तो परेशानियाँ होती हैं। कई बार जवान को लगे कि मेरी मर्ज़ी का खाना नहीं है या रहने की सुविधा वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, तो उन चीज़ों का भी रिड्रेसल होता है। काफ़ी संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जवान भी हर प्रकार के हर प्रदेश से होते हैं। बिल्कुल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा, मिजोरम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, सब जगह के जवान होते हैं। पर ये मान के चलिए कि जो भी मेस चलाया जाता है वो बाय रोटेशन, मेस इंचार्ज बाय रोटेशन, और जो वो जवान चाहता है लगभग उसी प्रकार का खाना उसको दिया जाता है। कई जगह रहवासी व्यवस्था, आपका कहना सही है, बहुत अच्छी नहीं होती। हम प्रयास करते हैं कि उसमें सुधार किया जाए और जहाँ तक संभव हो, अभी जैसे कश्मीर में कई जगह हमारे जो फॉरवर्ड हाइट्स हैं 10,000 12,000 फीट की ऊंचाइयों पे शायद इतनी अच्छा व्यवस्था, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ कंटेनर, जो स्टील के कंटेनर्स होते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि और अच्छे प्रकार से एक अच्छे एनवायरनमेंट में आदमी रहे। और उनको सोलराइज भी कर दें ताकि सोलर से हीटिंग से उनकी आम ज़रूरतमंद की चीज़ें, लाइटिंग, खाना पकाना वगैरह ज़्यादा आसान हो जाए। और तेल और केरोसिन जिससे वो खाना पकाते हैं, हीटिंग करते हैं, उसकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा मात्रा में ना लगे। आपने कहा लगभग 40 पोस्ट्स पर अभी आपने दौरा किया है, तो आपसे क्या जवान बात कर सकते हैं? आपके साथ कुछ शेयर किया या आपको ऐसी फीडबैक मिली कि दिस इज़ व्हाट दे आर हैप्पी अबाउट एंड दिस इज़ व्हाट दे नीड? ये तो मान के चलिए कि जब भी मैं किसी भी पोस्ट पे जाता हूँ तो एक न एक आइटम ज़रूर होता है जवानों से बात करने का। That's wonderful. दिस इज़ अ मस्ट। चाहे कोई भी अधिकारी जाए, हमारे यहाँ यह बिल्कुल इट इज़, आप इसको समझिए एक मापदंड है, एक रूल है कि जब भी अधिकारी जाएगा, चाहे 2 घंटे के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, 1 सेशन 2 सेशन अवश्य सब सिपाहियों को सामने रख के और मुखातिब होना और पूछना कोई दिक्कत है, परेशानी है। और कोई भी बात होती है, चाहे वो छुट्टी संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, या कई बार जहाँ आदमी रहता है वहाँ के खेत संबंधी है, झगड़ा है, कोई बात है, उसके विषय में अवश्य जवान बताता है। और आपको पता होगा आज के जवान खूब अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है और सब चीज़ समझता है, क्या चीज़ें संभव हैं, क्या चीज़ें संभव नहीं है, और किससे कहने पे काम बनेगा, वो सब कुछ जानता है। तो बड़े फ्रीली शेयर करता है। और मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी भी बन पड़ती है कि यदि हम उससे अच्छा काम चाहते हैं, अच्छा आउटपुट चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी परेशानियों को निदान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बहुत खूबसूरत बात है जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में या डिफेंस फोर्सेस में भी है, और बीएसएफ में ख़ास तौर पर, कि जैसे आपने कहा कि देश भर से जवान आते हैं
अपनी अपनी कल्चर लेके आते हैं, अपने अपने रिलीजन्स लेकर आते हैं, तो इट सिम्बलाइजेस द सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो उनकी ये जो आपसी मेलजोल है, ये जो भाईचारा है, उसको बढ़ावा दिया जाए, एक दूसरे को समझा जाए, उसके लिए क्या किया जाता है? एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है बटालियन में, और बटालियन में बड़ा क्लियर होता है ये व्यक्ति खान पान में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये व्यक्ति ड्यूटी देने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये आदमी ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है, और हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है इस तरीके से। और जहाँ तक ये है, रेगुलर कल्चरल शोज़ करते रहते हैं, रेगुलर इनमें आपस में कई प्रकार के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कई बार हम छोटी छोटी टोली बना के इसको आसपास के गांव में भेजते हैं ताकि लोगों को भी पता चले बीएसएफ किस प्रकार की फोर्स है, भारत किस प्रकार की प्रगति पे कर रहा है। छोटी छोटी फिल्म्स हम अपने जो गाड़ियों में जो टेलीविज़न स्क्रीन लगा के दिखाते हैं, वो भी कई बार गांव में भेजते हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया है लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने का। कई बार आसपास के जितने जगह हैं इसमें हम मेडिकल कैंप्स करते हैं, लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें, दवाइयाँ उपलब्ध कराना। कई बार उनका सिविक किचन करते हैं। जैसे गांव का हाट है, और हाट के हफ्ते में हाट एक बार लगता है, उसी हाट के बाहर एक कम्युनिटी किचन टाइप लगा दिया ताकि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो अपना खिचड़ी खा के चला जा रहा है। अरे कितनी सुंदर तो ये बड़ी अच्छी, और मैं बता रहा हूँ इससे बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि नक्सल इलाके में कई बार हुआ है कि एक बूढ़ी औरत जो हमारे यहाँ से खिचड़ी खा के गई, 5 मिनट बाद आके बोलती है आगे ध्यान रखना, उस पुलिया के नीचे लाल तार बिछी हुई है। अच्छा? अब देखिए, वो आके और उसने आईडी के विषय में आपको सूचना दे दी। और यही एक है कि जब इस औरत के मन में आए कि ये फोर्स बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के हमको खाना खिला रही है, हमसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही है, तो उसने भी अपना फ़र्ज़ निभाया और बताया कि वहाँ आईडी है, तुम लोग ध्यान से जाना। और देखिए, इसकी एक खिचड़ी की कीमत शायद 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये होगी, उसमें मेरे कम से कम 5 से 7 जवानों की जान बच गई। तो मेरे ख्याल से यदि हम अच्छे प्रकार से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से और निस्वार्थ भाव से ड्यूटी दें, तो मेरे ख्याल से लोग भी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और उनका रिएक्शन भी बड़ा अच्छा आता है। और दूसरा, आउटरीच प्रोग्राम जब होता है तो नेचुरली जो यंग बच्चे हैं और यूथ हैं वो इंस्पायर होते हैं कि आपको यूनिफॉर्म में देखा, जवानों को देखा, ऑफिसर्स को देखा, तो शायद उनको, अगर हम नक्सल एरिया की बात करें तो शायद उन्हें ये रास्ता जो आपका रास्ता है वो ज़्यादा सार्थक लगेगा, देश सेवा ज़्यादा सार्थक लगेगी। डू यू थिंक दैट हैपेंस? बिल्कुल। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, कुछ 6 महीने पहले हमने हमारे 16 जवान और एक गाड़ी जिसमें टीवी फिल्म्स वगैरह थी, वो हमने पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे 4000 किलोमीटर की साइकिल पे यात्रा की। अच्छा। ये हमारे 16 जवान, और हर जगह जाके ये हमारी बीओपी में जाके रुकते, आसपास के गांव वालों को बुलाते, उनको नशा मुक्ति के बारे में बताते, उनको बीएसएफ के बारे में बताते, और भारत सरकार के जो जो प्रोग्राम्स हैं कुछ गिनती के, उनके विषय में भी बताते, जिससे उनको अच्छी नौकरी मिले, आगे क्या क्या प्रोस्पेक्टिव एवेन्यूज़ हैं उसके बारे में सब बताते। विश्वास मानिए, इतना अच्छा रिसेप्शन उनका सब जगह हुआ कि वो शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गांव वालों में एक कौतूहल था, और जहाँ जहाँ लोकल एरिया से गुजरते थे, हमारी लोकल जो महिलाएं प्रहरी हैं वो भी जुड़ जाती थी साइकिल चलाने में, और फिर महिला जहाँ जा रही है और यूनिफॉर्म में है, और गांव की जब लड़कियां देखती थीं तो बड़ा ही जोश और एक कॉन्फिडेंस उनको आता था कि हम भी शायद कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने खुद के लिए भी। और बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ। बल्कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने 32 स्थानों पे आके इस साइकिल यात्रा का स्वागत किया, और कई बार अपने स्कूल के बच्चों को लाके दिखाया कि देखो, इस तरह की भी फोर्स है जो पूरा ऐसे चलती है, करती है, गाँव वालों से इंटरेक्ट करती है, और एक अच्छा सामंजस्य और एक अच्छा आउटरीच। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ये हमारे आँख और कान बनते हैं ताकि बॉर्डर फोर्स के अलावा भी 4, 5, 10 हज़ार लोग और जुड़ जाते हैं हमसे। बीएसएफ में व्हाट इज़ द रोल ऑफ विमेन? देखिए, जहाँ भी बॉर्डर्स हैं, कई बॉर्डर्स के आगे भी लोगों के खेत हैं, ज़मीन है, और जब भी लोग इससे जाते हैं तो हर गेट पे महिला प्रहरी हमारी मौजूद रहती है, जो महिलाओं की चेकिंग आने और जाने के टाइम करती है ताकि कोई अवांछनीय चीज़ न लेके आ जाए। इसलिए एक एहतियातन तो महिलाओं की चेकिंग करती है। कई जगह हमारे बड़ी संख्या में महिला डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, महिला इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो अलग अलग किस्म के कंस्ट्रक्शन वर्क और इन सबको सुपरवाइज करनी है, इंजीनियर्स हैं वो हैं। बल्कि टोटल संख्या हमारे बीएसएफ में महिलाओं की 7,500 है, और जिसमें 139 तो गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। अच्छा। बल्कि अभी मैं
उदाहरण दूंगा कि अभी कुछ दिन पहले पासिंग आउट परेड हुई थी, जिसमें 60 डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट्स गेजेटेड ऑफिसर्स पास आउट किए, और पूरे बैच में केवल एक महिला थी। और खुशी की बात, उसी महिला ने पूरे बैच को टॉप किया। अरे वाह। आउटडोर फायरिंग हो, परेड हो, इंडोर सब्जेक्ट्स हो, शी वाज द टॉपर। एंड आई एम श्योर कई महिलाओं को इंस्पायर करेगी बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए, और एक प्रेरणा स्रोत बनेगी सबके लिए। स्पोर्ट्स की तरफ बीएसएफ का बहुत ध्यान रहता है। देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन्स हु आर एसोसिएटेड विद बीएसएफ। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या योगदान रहता है बीएसएफ का? नहीं, बीएसएफ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी गुड फोर्स विच हैज़ एनकरेज्ड स्पोर्ट्स। अगर पुराने व्यक्तियों की बात करें तो प्रवीण कुमार वॉज अ वेरी फेमस डिस्कस थ्रोअर, जो हमारे भीम बने थे सीरियल में। अजीत पाल सिंह वॉज द हॉकी कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम विच वन द वर्ल्ड कप इन 1975 इन कोलालमपुर। इसी तरह बहुत स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने पद्मश्री मिली है, जिनको अर्जुन अवार्ड्स मिले हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी मिले हैं। स्पोर्ट्स इसलिए भी अवश्य खेला जाता है कि इट मेक्स द फोर्स प्राउड, इट गिव्स योर टीम स्पिरिट। बीएसएफ में जो जवान है या अफसर है, उसकी फैमिलीज़ का वेलफेयर हो, और ख़ास तौर पे जो मार्टर्स हैं उसके लिए क्या होता है? देखिए, बड़ा डिटेल में हमारे यहाँ इस तरह के काफ़ी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वेदर इट इज़ टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट और टुवर्ड्स लर्निंग एनी काइंड ऑफ वोकेशन दैट यू वांट टू। हमारे बीएसएफ में बीएसएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जो एक वृहद स्तर पे पूरे भारत में अपने लोकल लेवल स्तर पे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करता है, उत्पाद बनाता है। इसकी शॉप्स कई जगह हैं जो इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद, क्या वो कपड़े के हों, मेटल के हों या किसी प्रकार के भी हों, बना करके और इनको बेचा जाता है, वो एक वेलफेयर की तरफ जाता है। तो उनको एक प्रोडक्टिवली एंगेज करने के लिए हमने कई ऐसे एवेन्यूज ढूंढ रखे हैं और उनकी लगातार स्किल डेवलपमेंट करते रहते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट है कि हमारी इन कई महिलाओं ने कहा है कि हमको ड्राइविंग भी सीखनी है। अच्छा। और मेरे ख्याल से ये पहले एक चलन नहीं था, किंतु अब हमने कहा यदि इनको ड्राइविंग का शौक है तो इनको अवश्य ही ड्राइविंग, क्योंकि शायद इससे और ज़्यादा आदमी स्वतंत्र हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। और आज की जो कार्य करती हुई महिलाएं हैं, एक इंडिपेंडेंट होना, अपने आप पे निर्भर करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वी डेफिनेटली टेक केयर, वी हैव अ कंप्लीट डेटाबेस। एक महिला, एक जो हमारी वीरांगना उनको कहते हैं हम, जो विडोज मार्टियर्स की हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं और किसी न किसी एक्टिविटी में उनको इंगेज रखते हैं। अच्छा, हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है कि बीएसएफ की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 15 से 50 कर दी है जी। इसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी है, तो ये एग्जैक्टली क्या स्टोरी? जी, इस विषय में काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं और उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा। जी, सरकार ने बीएसएफ का दायरा और उसके पावर्स जो हैं 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाए हैं। मात्र 2 एक्ट हैं, मैं आपको बता दूं। पासपोर्ट एक्ट, जो कि भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति जिनको पकड़ा जाए, और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, यानी कि जो भारत में अंदर, बाहर से भारत के अंदर। केवल 2 एक्ट में टोटल 3 सेक्शंस के तहत ये दायरा 15 से 50 किलोमीटर का बढ़ाया गया है। और सीआरपीसी के प्रावधान, यानी कि सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जो एक एनेबलिंग प्रोविजन है फॉर दीज 2 एक्ट्स। सो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, केवल 2 एक्ट्स, केवल 3 सेक्शन, पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट, इसके तहत सरकार ने ये दायरा 15 से 50 किलोमीटर बढ़ाया है। आप आसानी से समझ गए होंगे कि पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट किसी क्रिमिनल पे नहीं, केवल जो अवांछनीय तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेगा, चाहे डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, गलत डॉक्यूमेंट्स हो, फर्जी, उसके खिलाफ लगाया जाएगा। तो आपको ये सर्वविदित है कि इन्फिल्ट्रेशन इन जगहों से काफ़ी ज़्यादा हुआ है। बंगाल में, आसाम में समय समय पर एजिटेशंस, और त्रिपुरा में एजिटेशन हुआ, केवल इसी चीज़ को लेके कि इन्फिल्ट्रेशन से जो डेमोग्राफिक चेंजेस इतने ज़्यादा आ गए हैं कि लोगों में एक परेशानी का कारण हुआ। और इसी कारण से केंद्रीय सरकार ने शायद ये समझा कि यदि हम 15 से 50 किलोमीटर कर दें तो बीएसएफ शायद स्थानीय राज्य पुलिस को और सशक्त कर दे और मजबूत कर दे और उनकी मदद करेगी ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ने के लिए। यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि पकड़ने के पश्चात मुकदमा दर्ज स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन में होगा, मुकदमे का अन्वेषण लोकल पुलिस करेगी, मुकदमे के अन्वेषण के दौरान सही है या गलत लोकल पुलिस डिसाइड करेगी। इन सब में बीएसएफ का कोई रोल नहीं है।
तो यहाँ यह कह देना, जो कि लोग भ्रांति के रूप में फैला रहे हैं, कि शायद बीएसएफ एक पैरेलल पुलिस बन जाएगी, शायद ये पुलिस स्टेशन स्थापित कर लेगी, सरासर गलत और मिथ्या है। और ये केवल इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए और राज्य सरकारों को सशक्त करने के लिए ये प्रावधान बनाए गए। पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस जैसलमेर में मनवाया जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखिए, 1965 से आज तक जितने भी, शायद 35 साल उधर और 21 साल इधर, 56 साल से स्थापना दिवस दिल्ली मनाया जा रहा था। और मेरे ख्याल से दिल्ली वासियों के लिए बीएसएफ का स्थापना दिवस कोई नई बात नहीं थी। हाँ, हर साल एक न एक नई चीज़ अवश्य जुड़ती थी, तथापि इनके लिए कोई बीएसएफ स्थापना दिवस नई चीज़ नहीं थी। इसीलिए ये शायद सोचा गया कि यदि हम बाहर जाके करें तो लोगों को भी यदि पता चले, इस बार राजस्थान में हो रहा है, अगली बार शायद किसी अन्य प्रदेश में हो, लोगों को पता चले बीएसएफ क्या चीज़ है, किस तरह से बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है, किस तरह से हम लोकल पॉपुलेशन को मोटिवेट कर सकते हैं। उनको शायद ये बताएं कि बीएसएफ इज़ प्रॉब्ली द ओनली फोर्स इन द कंट्री विच जो जल पे है, जल में है। वी हैव अ वेरी एलैबोरेट वाटर विंग, बहुत अच्छे अच्छे वाटर क्राफ्ट्स हैं। हम थल पे भी हैं, जमीन पे भी हैं, और वी हैव अ वेरी बिग एयर विंग ऑल्सो, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, ये भी हैं। तो शायद इस विधा से लोगों परिचित नहीं होंगे, और यदि हम उनको बताएं, अपना एक डेमोन्स्ट्रेट करें और दिखाएं किस प्रकार की डिसिप्लिन फोर्स है जो देश की सुरक्षा करती है और अपने आप को, समाज को और देश को गौरवान्वित करती है, तो शायद और भी लोग इंस्पायर होंगे। इसी सोच को लेते हुए हम लोग ने इस बार राजस्थान के जैसलमेर में इसको बनाने का डिसीजन लिया है। इस मौके पर आप अपने जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस समय मेरे समस्त जवानों के लिए एवं समस्त देशवासियों के लिए भी मैसेज यही होगा कि अपने जीवन यापन के लिए ये सही है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किंतु यदि फोर्स में रहे, बीएसएफ में रहे या किसी भी अन्य रोल में रहे, चाहे वो टीचर हो या किसी, अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा से अच्छे करिए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि देश को आप पे गर्व हो, आपके समाज को आप पे गर्व हो, और जिस सोसाइटी से आपको ये गर्व हो कि आपने देश के लिए कुछ करके दिखाया, और जितना कुछ देश ने आपको दिया है शायद आपने भी कुछ उसका एक अंश शायद लौटाने की चेष्टा की और उसमें आप सफल रहे। हमारी यही उम्मीद है कि बीएसएफ बस यूं ही प्रॉस्पर करता रहे, यूं ही देश की सेवा भी करता रहे। और बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।